Very good afternoon students. This is the first class for the SST and हम लोग क्लास 9 में 4 बुक पढ़ेंगे, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। जैसे क्लास 8 में एक ही बुक में तो तीनों सब्जेक्ट जैसे सिविक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी तीनों हो जाता, बट क्लास 9 में आके और एक सब्जेक्ट इसके साथ जोड़ गया, वो है इकोनॉमिक्स, और 4 अलग अलग बुक हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हिस्ट्री। चैप्टर को देखोगे, जो बुक को फॉलो करोगे तो उसमें देखना, जो फर्स्ट सेक्शन ए में 3 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, और सेकंड चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन, एंड थर्ड चैप्टर है राइज ऑफ नाजिज्म। तो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। क्यों हुआ था? और फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोगों को क्या मिलता है, क्यों हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को जानेंगे, क्यों इसको पढ़ेंगे, यही हमें आज जानना है। तो हम क्लास को, इस चैप्टर का क्लास को हम कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम इसको डिस्कस करने जाएंगे तो तुम लोगों के लिए भारी पड़ जाएगा और चैप्टर को नहीं पूरी अच्छे तरह से कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 3 या 4 वीडियोस में इसको कवर करेंगे। तो आज हम लोग इसका जो फर्स्ट वीडियो उसको आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इसका रीजंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीजंस, ओरिजिन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज हम लोग इजीली लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब बात बोल देते हैं। लिबरलिज्म, इक्वालिटी, जैसे क्लास में तुम लोग क्लास 9 का हो तो क्लास में तुम सबका एक बराबर का हक है, तो सबको एक इक्वालिटी है, कोई किसी को ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सब एक ही क्लास में पढ़ते हो। तो आज ये बोलना बहुत आसान है, बट ये कैसे आया, इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसके लिए हम लोग को फ्रेंच रेवोल्यूशन का जानना पड़ेगा। एक रेवोल्यूशन हो गया था, ये लिबर्टी, ये फ्रीडम, ये सब के लिए, इक्वालिटी, ये सब के लिए क्या था। 1789 से पहले फ्रांस था एक ऑटोक्रेटिक मोनार्किकल रूल में था, और फ्रांस में एक डायनास्टी, जो बुर्बो डायनास्टी, फ्रांस को रूल करता था। हाँ, तो जो राजा का रूल था, और वो रूल कैसे था? ऑटोक्रेटिक फॉर्म में। हाँ, और फ्रेंच सोसाइटी को हम देखेंगे। फ्रेंच सोसाइटी तीनों अलग अलग पार्ट में, तीनों अलग अलग स्टेट में डिवाइड हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन था? फर्स्ट स्टेट में था क्लार्जीमैन। सेकंड स्टेट में कौन था? नोबिलिटी, क्या एरिस्टोक्रेट्स। एंड ये दोनों को छोड़ के बाकी जितना भी लोग था, जितना भी लोगों में टीचर, लॉयर, बिजनेसमैन, क्राफ्ट्समैन से लेकर रास्ते में जो बेगर्स, ये सभी ये थर्ड स्टेट में आ जाता। और फर्स्ट स्टेट में, अभी फर्स्ट स्टेट में कौन था? फर्स्ट स्टेट में था क्लार्जीमैन, जो चर्च का फादर लोग, मतलब चर्च या के लोग साथ जुड़े हुए जो लोग। सेकंड स्टेट में जिसके पास पैसा था, एरिस्टोक्रेट फैमिलीज, नोबिलिटी, नोबल पर्सन्स हैं, जिसके पास ज़मीन था, पैसा था, ये सब लोग सेकंड स्टेट में थे। और थर्ड स्टेट में बाकी लोग था। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम यही था, जो ऊपर का जो दोनों स्टेट है, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, ये अपने आप को एक प्रिविलेज क्लास बना के रखा था। कोई भी टैक्स ये इन लोगों को देना, ये उनका मर्जी के ऊपर डिपेंड करता था, और ऐसे भी ज़्यादा टैक्स उन लोगों को नहीं देना पड़ता था। बाकी जितना भी टैक्स, वो जो बाकी पॉपुलेशन, मतलब थर्ड स्टेट के ऊपर यही टैक्स का बोझ था। जैसे टेल, टाइथ, ऐसे कुछ टैक्सेस था। कुछ टैक्सेस था डायरेक्टली टाइथ जैसे टैक्स, कुछ डायरेक्टली चार्ज को पे करना पड़ता था। एक रिलीजियस टैक्स था। टेल जैसे टैक्स, वो स्टेट को डायरेक्टली स्टेट को पे करना पड़ता था। ये छोड़ के भी चार्ज कुछ अलग से टैक्स लगाया था। जैसे कॉर्वी क्या था? कॉर्वी किस तरह का टैक्स था? जैसे मान लो आज मुझे चार्ज में जाके मैं कुछ काम करके आया, तो मैं दूसरे कोई जगह ये काम करता तो मुझे एक टैक्स मिल जाता, मैं एक वेजेस मिल जाता। तो वही वेजेस मुझे, वही जो पैसा मुझे मिलता था, वो डेली वेजेस, वो चार्ज मुझे दिया नहीं। वो चार्ज इसको ऐसे दिखा, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ काम करके चार्ज को एक टैक्स पे किया, मतलब मेरा वो जो वेजेस बनता था, वो वेजेस टैक्स का फॉर्म में हम चार्ज को दे दिया एज हमारा वो लेबर दे के। ठीक है, तो ऐसे कुछ टैक्स पे चार्ज भी लगा के रखा था। इसके साथ साथ जो फ्रांस का प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग देखेंगे, जो फ्रांस का जो स्टेट जनरल था, वहाँ पे सिस्टम
क्या था, जो तीनों जहाँ पे स्टेट जनरल मतलब जो पार्लियामेंट जो जैसे था, तो उसमें एक तो वो बुर्बो डायनेस्टी का राजा मोर देन 100 ईयर्स उसका कोई मीटिंग कॉल नहीं किया था। उसी का ऊपर जब भी मीटिंग कॉल होता वो उसमें देखा जाएगा उसमें वोटिंग राइट कैसे था। वोटिंग राइट था फर्स्ट स्टेट के लिए एक, सेकंड स्टेट के लिए, थर्ड स्टेट के लिए एक, पर हेड वोटिंग राइट, जो ऐसे यूनिवर्सल सरफेस जो जैसे अभी हम लोगों को मिलता है ऐसे कुछ था नहीं। तो अभी देखो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट इसका इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए जब भी इसका बारी कोई वोटिंग का सिचुएशन आ जाता तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट अपने आप एक ही तरफ वोट डाल देता और कौन अकेला रह जाता, थर्ड स्टेट। अभी 3 वोट है, एक एक स्टेट का एक एक वोट है, 3 वोट में 2 वोट एक तरफ चला गया, परे रहे 1 वोट। वही 1 वोट के मतलब जो जिसको 2 वोट मिला फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट उसको मेजॉरिटी मिल गया। तो इसी के वजह से कभी भी थर्ड स्टेट का जो चाहिए था वो कभी मिला नहीं। इसी टाइम फ्रांस में देखा जाए एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो गया था। फ्रांस का रूलर का जो बुर्बो डायनेस्टी के राजाओं का जो एक्सपेंडिचर, जो लग्जरियस जो लाइफस्टाइल, उसी के लिए पैसा खर्च हो जाता और टैक्स जिससे लेना चाहिए था उससे टैक्स तो नहीं ले रहा था और जिसको टैक्स देने का क्षमता नहीं था उससे बार बार टैक्स, उसके ऊपर टैक्स बैठाया जा रहा था। तो फ्रांस में और इसका साथ साथ फ्रांस के राजा बुर्बो डायनेस्टी अपने आप का जो पावर ताकत दिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे बेफालतू बेबजाय कुछ वार कर रहे हैं आसपास का कुछ कंट्रियों के साथ, जो भी एक रीज़न था फालतू का कुछ एक्सपेंडिचर होने का। तो यही सब की वजह से देखा जाएगा फ्रांस में एक इकोनॉमिक एरर माने इकोनॉमिक डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ। फ्रांस का रूलर इसको सही करने के लिए कोशिश किया, उन्होंने कुछ बार बार कुछ फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया, जैसे नेकर ऐसे कुछ फाइनेंस मिनिस्टर को वहाँ पे अपॉइंट किया। फाइनेंस मिनिस्टर भी कोशिश किया बट फाइनेंस मिनिस्टर भी फेलियर हुआ। उसका रीज़न वही था टैक्स जहाँ से आ सकता है, जिसका पास टैक्स देने के लिए पैसा है, जिसके लेना चाहिए चार्ज, जिसका पास बेसिक सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है उससे टैक्स को ही नहीं ले रहा था। वो प्रिविलेज क्लास बन के ही रह गया। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो जब टैक्स लेने का बारे आया तब जब राजा फिर से नया टैक्स लेने का कोशिश किया तो तब राजा को स्टेट जनरल कॉल करने का कोशिश किया। तो उसके बाद कैसे फ्रेंच पॉपुलेशन कैसे फ्रेंच सोसाइटी कैसे रिवॉल्ट कर गया था। अभी यहाँ पे हम और देखेंगे जैसे फ्रांस में एक इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ फूड क्राइसिस भी दिखाएगा। जैसे अचानक कुछ ही सालों में वहाँ का पॉपुलेशन अचानक ज़्यादा हो गया था और पॉपुलेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, फूड क्राइसिस हो गई। अरे पॉपुलेशन जितना हो रहा है उसी का हिसाब से फूड प्रोडक्शन होना चाहिए, जब नहीं होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फूड क्राइसिस देखा जाएगा। फूड क्राइसिस हुआ, वहाँ पे ब्रेड का क्राइसिस दिखाया गया क्योंकि व्हीट का जो प्रोडक्शन, ब्रेड तो व्हीट से बनता है, गेहूँ से बनता है, तो व्हीट का प्रोडक्शन अचानक कम हो गया। जब कम हो गया ब्रेड प्रोडक्शन हो रहा है बट जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका प्राइस ज़्यादा हो रहा है। जब प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस डिमांड ज़्यादा है, उसका मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, इसका मतलब क्या होगा, तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे एक स्टोरी है, इसी टाइम जब कुछ फ्रेंच पीपल जो रॉयल पैलेस, जो बुर्बो डायनेस्टी का रॉयल पैलेस वर्साई पेरिस के बाहर कुछ रिवॉल्ट कर रहा है, तो वहाँ पे बालकनी में खड़े होके जो राजा का रानी तो मेरियाक नायत, उन्होंने जो हो रहा है देख रहा है जो ऐसे कुछ लोग रिवॉल्ट कर रहा है, तो उन्होंने एक ऑफिशियल्स को पूछा जो भाई ये लोग क्यों यहाँ पे रिवॉल्ट कर रहा है, तो बोला था ये लोग ब्रेड के लिए रिवॉल्ट कर रहा है। तो रानी का आंसर था जो क्यों ये लोग क्या हुआ, ये लोग केक क्यों नहीं खा रहा है। तो एक्चुअली रानी का राज फैमिली जो रॉयल फैमिली को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, कॉमन पीपल एक्चुअली किसके साथ झेल रहा है, कॉमन पीपल का क्राइसिस क्या कहाँ पे है, क्योंकि रॉयल फैमिली का लग्जरी जैसे पहले था ऐसे ही मेंटेन हो रहा था, उनका जो लग्जरी उसमें तो कुछ कमी नहीं हो रहा था।
इसीलिए उसको पता ही नहीं था। और इसी से ही सोसाइटी दोनों हिस्से में बांट गया, एक तरफ कुछ पैसा वाला लोग और कुछ एक तरफ जिसके पास कुछ है ही नहीं। ठीक इसी टाइम फ्रांस में कुछ फिलोसोफर्स आया, जैसे लॉक, रूसो, हाँ, ये सब लोग आया। ये लोग कुछ ऐसे जैसे लॉक ने लिखा था टू ट्रिटीज़, रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बोला है, तो स्पिरिट ऑफ लॉज बुक में, तो ये सब बुक्स में ये फिलोसोफर ने एक थ्योरी बोला, जिसमें बोला गया था जो राजा को बेसिकली एक सोसाइटी ने बनाया। कैसे बनाया था? राजा को सोसाइटी ने बनाया ऐसे ही, जो सोसाइटी में लोग एक प्रिमिटिव एज के टाइम के लोग ऐसे लगा था जो अपने आप को गवर्न करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर चाहिए, हाँ, जो एक मैनेज कर सकता है, वही मैनेजर था राजा। तो सोसाइटी यही लोग, सोसाइटी का पॉपुलेशन यही राजा को राजा बनाया था। तो देखो इसमें ये बात पता चल रहा है, राजा को जब पॉपुलेशन ने बनाया तो राजा इतना दिन से जो बोल के आ रहा था, क्या प्रिस्ट इतना दिन से जो बोल के आ रहा था, राजा का पोस्ट है परमानेंट, राजा को बनाया किसने? गॉड ने बनाया। राजा का ये ओरिजिन जो थ्योरी को कहते हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, राजा का पोस्ट गॉड ने इसको बनाया, और किंग वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और उन्होंने जो कर रहा है वो सही कर रहा है एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और उसको अपोज करने का मतलब ही है राजा को अपोज, डायरेक्टली गॉड को अपोज करना। तो यही सब बात अभी गलत साबित हो गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में लॉक, रूसो ये लोग बोला नहीं, राजा का पोस्ट कहाँ, किसने बोला राजा का पोस्ट परमानेंट है? राजा को हटा सकते हैं, लोगों के अंदर ही राजा को हम लोग उनका चेयर से हटा सकते हैं। यही लोगों के अंदर ये जब एक बार पैदा हो गया तो लोग रिवॉल्ट करने लगा। और एडम स्मिथ जैसे कुछ इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक थ्योरी बोल रहा था इकोनॉमिक, इन द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, उन्होंने बोल रहा था जो फिजियोक्रेट इकोनॉमी के बारे में। फिजियोक्रेट इकोनॉमी क्या है? फिजियोक्रेट इकोनॉमी बोला गया था लेस इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द मैटर ऑफ इकोनॉमी। वो एक्चुअली फ्री ट्रेड के बारे में बोला था, ठीक है। तो फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? स्टेट का लेस इंटरफेरेंस। तो स्टेट का लेस इंटरफेरेंस के मतलब राजा का लेस इंटरफेरेंस। तो यही बार बार एक्चुअली जो स्टेट इतना दिन से जो बोल रहा है उसको ब्रेक करने का कोशिश हो रहा था। यही एडम स्मिथ बोला था जे फ्रांस, प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस वाज अ म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर। फ्रांस ऑल्सो अ म्यूजियम ऑफ पॉलिटिकल एरर। फ्रांस में पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ था ही नहीं, एक तरफ पॉलिटिकल एरर, एक तरफ सोशल एरर, एक तरफ इकोनॉमिक एरर। सोसाइटी में एक डिसऑर्डर था, सोसाइटी में इनइक्वालिटी था, इकोनॉमी में इनइक्वालिटी था, इकोनॉमी जैसे होना चाहिए ऐसे नहीं हो रहा था। उसी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे होना चाहिए था वो नहीं था। जो बूर्बो डायनेस्टी का एक के बाद एक राजा आ रहे हैं, जैसे लुई द 14, लुई द 15, लुई द 16, बार बार ये लोग कोशिश कर रहा है बट फेलियर हो रहा है, क्योंकि वो लोग जो प्रॉब्लम जहाँ हैं उसमें नहीं जा रहा था, दूसरे जगह जा रहा था। तो यही सब रीज़न में देखा जाएगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ है। तो आज हम लोग यही फ्रेंच रेवोल्यूशन का ओरिजिन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे फ्रेंच आउटब्रेक हुआ है, कैसे फर्स्ट उसका 14 जुलाई 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट आउटब्रेक देखा गया, जो बस्तिल एक फोर्ट था, जो बेसिकली एक प्रिजन था जिसमें बहुत लोगों को ऐसे प्रिजन में जो लोग स्टेट का अगेंस्ट में कुछ बोला था, एक लॉ था लेत्रो दा कैसे, माने लेटर दा कैसे, जिसको फ्रेंच में था लेत्रो दा कैसे, जिसको ऐसे इसमें बोला जाए तो इंग्लिश में बोला जाए तो लेटर द कैसे। तो लेटर द कैसे लॉ लगा के उनको प्रिजन में भर दिया गया था। हाँ, तो जो बेवजह लोगों को वहाँ पे जो राजा का अगेंस्ट, जो एडमिनिस्ट्रेशन का अगेंस्ट कुछ बोला गया था, आवाज़ उठाया, उसको ही अंदर कर दिया गया था। वही बस्तिल का फॉल हो रहा है। वही बस्तिल जब
उसका उसका जब डाउनफॉल हो रहा है, उसी को ये बोला जा सकता है, वही था फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक फर्स्ट एक मार्क जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है। और जो इसी का साथ साथ जो पुराना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद देखा जाएगा क्या हुआ था, जो ओल्ड रेजिम, जो ऑसिया रेजिम है, ओल्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ओल्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑसिया रेजिम जिसको कहा जाता था, वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कॉन्सिक्वेंसेस, द इवेंट्स हम लोग देखेंगे, कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज का जो ये जब तक जहाँ तक मैंने डिस्कस किया, जैसे क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी मैंने डिस्कस किया, तो ऐसे इस वीडियो को और एक बार देखोगे तो शायद तुम लोगों को जो क्वेरीज होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद भी तुम लोगों के पास कुछ अलग क्वेरीज रहेगा तो प्लीज़ फ्रीली मुझे पूछ सकते हो, कोई फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप या इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या मेल करके मुझे पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा डेफिनेटली तुम लोगों को सेटिस्फाई करने का। बट मेरा एक लास्ट, मैंने इसको ख़त्म करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है तुम सभी के पास। वो रिक्वेस्ट है प्लीज़ ट्राई टू रीड द होल चैप्टर, ट्राई टू रीड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट लाइन। ठीक है। एक ही रास्ता है टू स्कोर मोर मार्क्स, दैट इज़ बुक को अच्छे तरह से, चैप्टर को अच्छे तरह से रीडिंग पढ़ना। ये प्रोसेस एकदम गलत है प्रोसेस। तुम लोगों के लिए आगे के लिए क्लास जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे तब तुम लोगों के लिए कोई खतरा बन के आएगा। जो क्वेश्चन आंसर कुछ लिखा देंगे वही क्वेश्चन आंसर बाद में तुम लोग को एग्ज़ाम में आएगा। हाँ, तो वो सिस्टम बेसिकली तुम लोगों का नुकसान पहुंचाएगा। तो मैं चाहूँगा तुम लोग खुद से पढ़ो, खुद से क्वेश्चन आंसर ट्राई करो, एंड ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन आंसर मैं ज़रूर लिखा दूंगा जो जैसे तुम लोगों को चाहिए।